तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का। ये हमारा जो पॉलिटिक्स का स्पेशल एपिसोड है, जिसमें हम पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। और अभी अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जो एनडीए को एक बहुत ही ज़बरदस्त मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, और जिसके ऊपर विपक्ष ने अलग अलग तरह के आरोप लगाए हैं। कभी उन्होंने एसआईआर को दोषी बनाया, एसआईआर जो मैंने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वोटर लिस्ट में, उसको दोषी बनाया। तो कभी उन्होंने चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को दोषी बना दिया, तो कभी ईवीएम को। तो जैसे मैंने पिछले भाग में बताया कि ईवीएम जो है दोष, मुझे लगा था कि इस बार ईवीएम बेआबरू होएगी, पर इस बार ईवीएम बेआबरू होने से बची। इस बार बेआबरू हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार जी, और एसआईआर जो एक प्रक्रिया थी बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने की, वो हुए। तो मैं जैसे कल के एपिसोड में बता रहा था कि विपक्ष को जो मुद्दा उठाना चाहिए था, विपक्ष वो मुद्दा नहीं उठा पाया। क्या मुद्दा नहीं उठा पाया? जैसे अभी-अभी जो मैंने सुना था, क्या ये देखा है कि बिहार में बहुत सारी महिलाओं के खाते में, तकरीबन 10-12 लाख महिलाओं के खाते हैं, या शायद ज़्यादा, एग्ज़ैक्ट नंबर मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कोई 1 करोड़ कह रहा है, कोई 1.5 करोड़ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कि इतने लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये आए हैं। कब आए हैं? ट्रांसफ़र किए गए हैं सरकार द्वारा। कब किए गए हैं? जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था। अब देखिए, विपक्ष इस मुद्दे पे इलेक्शन का बायकॉट कर सकता था, इस मुद्दे पे इलेक्शन को थोड़ा डिले करवा सकता था, इस मुद्दे पे वो बात कर सकता था, इस मुद्दे पे वो कोर्ट जा सकता था, जो भी उसकी कानूनी प्रक्रिया। देखिए, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं फिर से बताऊँ, लेकिन जितना मैं सुनता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, जितने अपने ऐसे सीनियर लोगों से बैठ के बात करता हूँ, तो जो पता लगता है वो बता रहा हूँ। इन मुद्दों पे सरकार को घेरा जा सकता था, लेकिन सरकार को क्यों नहीं घेरा? मैं एक किसी आरजेडी समर्थक का एक वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था। उसमें उसने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो एक भाषण दे रहे हैं किसी चुनावी सभा में, कि भाइयों-बहनों, 14 तारीख को 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और 11 बजे तक इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और वो बंदा आगे क्या कह रहा है, जो इसने वीडियो शेयर किया, कि भाई इसको कैसे पता था, अमित शाह को कैसे पता कि सुपड़ा साफ हो जाएगा? मुझे ना उस आरजेडी के उस प्रवक्ता के ऊपर, उस समर्थक के ऊपर बड़ी हंसी आई, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि एक बयान मैंने तेजस्वी जी का वीडियो देखा मैंने, उसमें तेजस्वी जी यही कह रहे हैं कि भाई वोटिंग की गिनती होगी इस बारी, हम, उन्होंने कहना था हम क्लीन स्वीप कर देंगे, जिसमें उन्होंने गलती से कह दिया कि हम क्लीन स्वीप हो जाएंगे। सब ने वीडियो देखा। वो तो यार हर पार्टी कहती है कि हम उसका क्लीन स्वीप कर देंगे, हम जीतने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं, हम इतने वोटों से जीतेंगे, हमारा इतनी सीट आएगी। वो तो हर पार्टी कहती है। वो तो मोदी साहब ने ही बोला था, वो जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने भी दिया था, अब की बार 400 पार, नहीं हो पाए। तो ये कोई ये मुद्दा है क्या? ये एक पार्टी, जो एक रीजनल पार्टी जिसने 15 साल बिहार के ऊपर शासन किया है, उस पार्टी के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई अमित शाह को कैसे पता था कि हम 14 तारीख को जीत रहे हैं? अरे यार, तो अनुमान हर पार्टी लगाती है, हर पार्टी दावे करती है कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो इसमें भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन, मतलब आप हारे क्यों हैं? आपके हार का कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपके हार का कारण ये है कि जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब है, जीत गए तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, हार गए तो इलेक्शन कमीशन बेईमान है। जो मुद्दा था, उस मुद्दे पे आप बात ही नहीं करते। मुद्दा अगर बेरोजगारी था तो आप डेटा देते। प्रशांत किशोर जैसा आदमी जो डेटा पे ही चलते हैं, जिनके पास डेटा का कोई भरमार पड़ा हुआ है, उन्होंने क्या कहा? अब तेजस्वी जी ने क्या बोला कि हम 3.25 करोड़ बिहार के जो पौने 3 करोड़ परिवार हैं, उनको, सभी परिवार को एक एक नौकरी देंगे। प्रशांत किशोर जी ने डेटा निकाल दिया कि चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ, जो चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट के होते हैं, वहाँ तक सिर्फ 26 लाख सरकारी पोस्ट है। तो 3.25 करोड़ नौकरी कहाँ से आप जनरेट करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन। ये बात प्रशांत किशोर जी ने बोली टीवी डिबेट्स में, और जनता ने इस बात को हाथों हाथ लिया कि यार ये तो तेजस्वी जी तो हमें फेंक रहे हैं। महागठबंधन के जो सीएम के पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव जी, वो तो बहुत तगड़ा ब्लंडर बात बोल रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब पोस्ट ही 26 लाख है तो 3.25 करोड़ नौकरियाँ कहाँ से देंगे? और 26 लाख में 26 लाख खाली तो नहीं पड़ी अभी। 26 लाख के ऊपर कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ वैकेंसीज भी होंगी तो कितनी होंगी? 26 की 26 लाख की वैकेंसी तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि पूरा सारा आईएएस लॉबी खत्म हो चुका है, आईपीएस नहीं है वहाँ पे, कोई इंस्पेक्टर नहीं है, कोई एसएचओ नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, सब कुछ था ही वहाँ पे, प्रशासन तो था ही ना बिहार में।
तो यानी कि 26 लाख में 26 लाख नौकरी नहीं है आपके पास, आप पौने 3 करोड़ के वादे कर रहे हैं। तो ऐसा जो आपने पॉलिटिकल ब्लंडर किया, आपने जो वादों का ब्लंडर किया, वो आपके हार का कारण था। आपने बेरोजगारी की बात की, आपने जो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि देखिए रोजगार और नौकरी दोनों में फ़र्क है। आप इस बात को सही से जनता को पेश ही नहीं कर पाए कि रोजगार क्या होता है। और कई भाषण में मैंने सुना, कई भाषण में प्रशांत किशोर जी और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि तेजस्वी जी खाली इसका अंतर बता दें कि रोजगार और नौकरी में क्या फ़र्क होता है। खाली देखिए परिवार में मेरे पिताजी चीफ मिनिस्टर थे और मैं और उस पार्टी के सुप्रीमो थे, तो मैं भी उस पार्टी का सुप्रीमो बन के बैठूंगा, मेरी काबिलियत है या नहीं है, ये तो फिर राजतंत्र हो गया कि चाहे राजा का बेटा लायक है या नालायक है, लेकिन राजा वही बनेगा। इतनी बड़ी आरजेडी में आपके परिवार में ही आपके बड़े भाई इस लायक नहीं है जो पार्टी से निकाल दिए गए। हो सकता है वो अच्छी बातें करते रहे हो जो आपको पसंद ना हो, पार्टी लाइन से हट के बातें करते हैं, जैसे कि इन्होंने इस इलेक्शन में भी किया। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने हार को स्वीकार किया और बोले कि ठीक है हार गए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से करेंगे, अपनी बातों को पहुंचाएंगे जनता तक। तो इतनी बड़ी पार्टी में आज जिस पार्टी ने 15 साल तक शासन किया बिहार में, उस पार्टी में कोई और दूसरा ही नहीं है, कोई और नहीं है जो उस पार्टी का सुप्रीमो बन सके, उस पार्टी का अध्यक्ष बन सके उस पार्टी में। और इस महागठबंधन में कोई और उम्मीदवार ही नहीं है जो ये बन सके, मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके। लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी जी, तो वहीं बनेंगे। तो ये इन सब बातों पे आपने गहन अध्ययन करने के बजाय आप फिर से हर बात को लेके जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? उसका काम है सिर्फ एक स्मूथ वोटिंग करवाना, वोटिंग प्रोसेस में स्मूथ वोटिंग करवाना, कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना। हाँ, अब कोड ऑफ कंडक्ट से अब बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान नहीं रखा है, तो ये तो आप विपक्ष में आप थे ना, आपको आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी कि भाई ये जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं अकाउंट्स में, महिलाओं के खाते में भेजे गए हैं, क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले दिए गए हैं या बाद में दिए गए हैं? तो ये बातें करनी चाहिए, तो वो ना करके आप ज्ञानेश कुमार को कह रहे हैं कि वो एजेंट है। आप कह रहे हैं कि ये ईवीएम गलत है, ईवीएम को थोड़ी ना पता कि भाई 10,000 दे दिए कि नहीं दिए हैं, है ना? ईवीएम को नहीं पता होता कि मशीन है। कई बार ये बात हो चुकी है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो ये वो ईवीएम में साउथ वाले एरिया में, जहाँ तमिलनाडु या केरला या कहीं अदर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है, वहाँ पे क्यों नहीं है? आपके हार का कारण और क्या था? देखिए, आपने अब अपने चलो इस पे आएँगे, लेकिन इससे पहले मैं जो अभी ईवीएम वाली बात कर रहा था, अभी बंगाल में कुछ टाइम इलेक्शन होगा। अभी जैसे मोदी जी ने कह दिया कि गंगा बिहार से होते हुए बंगाल जाती है, हमारे जीत का रास्ता भी बिहार से होते हुए बंगाल जाएगा। अगर आज बीजेपी अपना वहाँ पे सक्रियता बढ़ा दे बंगाल में, और किसी बाय कैसे भी मतलब कह लीजिए, अगर कहीं किस्मत से बीजेपी बंगाल में जीत जाए, जिसके चांस कम है, क्यों? उसके ऊपर भी आएँगे, क्यों चांस कम है? तो फिर से वही बात होगी, ईवीएम खराब है, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन खराब है, ये खराब है, वो खराब है, फलाना है, ढिमकाना है। तो यार यही ईवीएम जब साउथ इंडिया में जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो वहाँ पे क्यों ठीक हो जाती है? वहाँ जाके कैसे ईमानदार हो जाती है? यही इलेक्शन कमीशन जो अब दक्षिण भारत में जब जाता है, तो वो ईमानदार कैसे हो जाता है? ये सब भी तो गहन चिंतन का विषय है और बात करने का विषय है ना, तो हम इस पे बात नहीं करते। हम सिर्फ जहाँ हार गए वहाँ पे हैं। मैं जो देख रहा था, मैंने जो ये बिहार का इलेक्शन था, मैंने बहुत मतलब रुचि के साथ मैंने हर एक एंगल से इसको देखा। बहुत सारे लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, और बहुत सारे लोगों ने वही ऑब्ज़र्व किया जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, या मैंने भी वही ऑब्ज़र्व किया जो बहुत सारे लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। क्या? एक एक बड़ा मुझे हैरानी हुई जब महागठबंधन के मंच पे स्टालिन को देखकर। स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, अब एग्जैक्टली मुझे स्टेट नहीं ध्यान में आ रहा है कहाँ के हैं, लेकिन जहाँ पर साउथ के हैं, कहीं के हैं, जिनको हिंदी नहीं आती है और जिन्होंने पीछे हिंदी को बैन करने की मांग उठाई थी। बिहार में अगर जो वहाँ बिहार के कुछ इलाकों के अपनी अपनी भाषाएं हैं, बहुत बड़ा एक राज्य जो है, एक हमारा बिहार राज्य जो है, एक अलग अलग थोड़ा उसमें भाषाओं का डिफरेंस है। जैसे मैं मैथिली रीजन से आता हूँ, है ना, मैं तो मिथिलांचल से आता हूँ, तो मैथिली बोलते हैं हम, भोजपुरी बोली जाती है, और भी भाषाएं बोली जाती होंगी जो मुझे नहीं पता, मैं तो मैथिली और भोजपुरी जानता हूँ वहाँ पे। और एक जो कॉमन भाषा है वहाँ पे हिंदी है ना। तो जिस स्टालिन ने हिंदी के ऊपर
बैन करने का मांग किया था, जिसको हिंदी का एक अक्षर नहीं आता, हिंदी बोल नहीं सकता वो बंदा, उसको वो आपके साथ मंच साझा कर रहा है। वो जनता आपसे क्या संदेश लेगी? जनता आपसे क्या मतलब उम्मीद लेके चलेगी कि अब आप सोचिए कि जब आप ऐसे ऐसे प्रचारक को लेके आते हैं, जिसका जो हमेशा धर्म विरोधी बात करता है। देखिए, धर्म एक फैक्टर हो हमेशा रहेगा इस देश में। जो धर्म विरोधी बात करता है, जो हिंदी विरोधी बातें करता है, वो कैसे मतलब वो जनता के दिल में आप कैसे उतर पाएँगे? जनता को कैसे अपील कर पाएगा कि हाँ, ये पार्टी या ये गठबंधन सही है हमारे लिए? तो कहीं न कहीं आपका जो चुनाव का जो पूरा प्रक्रिया था, चुनाव लड़ने का प्रक्रिया था आपका, जो चुनाव जिस तरह से आप लड़े, वो चुनाव को लड़ने का तरीका ही गलत था आपका। आप उस पे नहीं जाते, आप उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाते कि हाँ भाई, ये हाँ हमसे गलती हुई। आप फिर से घूम फिर के एसआईआर, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम, इस पे ही आप घूमते रह गए। वहीं ईवीएम जब आपको 99 सीट दे देता है कल्ले कांग्रेस को, और मोदी 400 पार नहीं जा पाते, तो आप बहुत खुश हैं कि ले भाई, हमने मोदी के अहंकार को रोक दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि कहीं न कहीं आपको एक आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप अपनी प्रॉब्लम्स को बेटर जानते हैं मुझसे, मैं आपको क्या बताऊँ? मुझे तो जो लगा इस इलेक्शन में, मैंने आपको बताया कि ये कारण हो सकते हैं आपके हार के कारण, और हार के बहुत सारे कारण नहीं होते, किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, चाहे आपकी पढ़ाई-लिखाई, एक स्टूडेंट के जीवन में पढ़ाई-लिखाई का ले लीजिए, एक व्यापारी के जीवन में व्यापार का ले लीजिए, एक पॉलिटिकल लीडर के जीवन में पॉलिटिकल डिफीट या पॉलिटिकल हार का ले लीजिए, पॉलिटिकल जीत का ले लीजिए। एक ही कारण होता है, उस पर्टिकुलरली सिंसियरिटी, और आपने किस तरीके से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की। स्टूडेंट पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एग्ज़ाम में लिख नहीं पाता हो, या लिख पाता है लेकिन वो एक जिस 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 रिदम में वो बात कहनी चाहिए थी, जिस क्वेश्चन को जिस रिदम में लिखना चाहिए था उसका आंसर, उस रिदम में नहीं लिख पाया। जो लाइन पहले आनी चाहिए थी उसको बाद में लिख दिया, जो बाद में आनी थी पहले लिख दिया, तो वो रिदम खराब हो गया, और एग्जामिनर समझ ही नहीं पाया कि आखिर कहना क्या चाह रहा है है ना? तो इस वजह से उसको भी नंबर नहीं मिलेंगे, वो भी फेल हो जाएगा। बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है, वो अपना रिदम सेट नहीं कर पाया कि किस कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, वो भी फेल हो सकता है ना? तो इसी तरह से पॉलिटिकल लीडर जब अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे किसी जनता जनता तक, क्योंकि अल्टीमेटली वोट तो जनता ने देना है आपको। अगर आपकी बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये आत्ममंथन की ज़रूरत है कि आखिर हमने ऐसी कौन सी बात थी, सरकार की कौन सी ऐसी नाकामी थी जो हम पहुंचा ही नहीं पाए। जब आप ऐसी बात करते हैं कि एसआईआर में प्रॉब्लम है, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है, ईवीएम में प्रॉब्लम है, तो जनता को ये लगता है कि नीतीश बाबू ने बिहार में इतना अच्छा काम कर दिया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पे सरकार को घेरा जाए। क्योंकि ये तो प्रक्रिया है भाई, एसआईआर तो एक प्रक्रिया है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि भाई, अब मैं अगर बिहार में नहीं रह रहा हूँ और मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, और मेरा एक किसी दूसरे राज्य में मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो कैसे जस्टिफाइड है? वो तो फिर एक जगह से कटवाना पड़ेगा ना। तो मैं जहाँ रह रहा हूँ, जहाँ का मेरा आधार कार्ड है, वहाँ का चल रहा है, जहाँ मैं वोटिंग कर रहा हूँ, और नहीं कर रहा हूँ जहाँ का, तो वहाँ पे वो काट देना हमारा। या फिर मेरा मैं चाहे बिहार में नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरा किसी और स्टेट में वोटर कार्ड नहीं है, और मैं इलेक्शन के टाइम में जाके वोट डाल के आ जाऊँ, तो भी जस्टिफाइड है, वो भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई मुद्दा था ही नहीं, तो फिर आपने इस बेतुके मुद्दे पे आप बैठे रहे। आपके प्रवक्ता जो जा रहे थे टीवी डिबेट्स में, मैंने देखा जब से बिहार के इलेक्शन का सारा सिस्टम, इलेक्शन अनाउंस हुआ है, आरजेडी की 2 प्रवक्ताएँ, महिला प्रवक्ताएँ हैं, नाम तो क्या क्या ही लेना उनका। लेकिन जो मैं उनको देखता था, जैसे वो अपने सीनियर लोगों से बात करती हैं, क्या तू तड़ाक में बात करती हैं, क्या उनका लहज़ा है, मतलब इतना बेकार लहज़ा उनके बात करने का, उन महिला प्रवक्ताओं का। एक तो फिर भी ठीक है, यादव जी हैं, वो तो फिर भी ठीक से बात कर लेती हैं, सुन लेती हैं, कुछ 50-50 वाला है उनका। दूसरी एक उनकी हैं महिला प्रवक्ता, अभी नई-नई जेएनयू से आई हैं, और मतलब उनका तो जो स्टाइल है बात करने का, वो तो मुझे ना लगता है कि इनको कुछ संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो जनता देखती है कि यार ये क्या है, जिनके प्रवक्ता इतने एरोगेंट हैं, इतने अग्रेसिव हैं, और अग्रेसिव किस बात के लिए? बेबुनियाद बातों के लिए, कि चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन बेईमान है, एसआईआर में गड़बड़ी है, अरे ये है, वो है, चोर है, वोट चोर, गद्दी चोर, फलाना चोर। अरे यार, कहाँ हुई है वोट चोरी? दिखाओ ना आप। आप ले आए, आप ले आए डाटा, जैसे आप डाटा लेते हो, लोगों ने वैसे डाटा आपके दिखा दिया कि आपका डाटा फर्जी है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे बात करनी चाहिए, तो उस पे बात कर ही नहीं पाए।
आप फिर से आत्मनिरीक्षण करिए। मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपकी पार्टी का प्रवक्ता या कोई ओहदेदार नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं चाहता हूँ लोकतांत्रिक प्रणाली में एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी एनडीए में जितनी सीट मिली हैं, 203 या 204 एग्जैक्ट नंबर जो भी हैं, विपक्ष में तो मतलब कि आप रह लीजिए, तो ये तो विपक्ष एक तरह से है ही कुछ नहीं है। आप क्या मुद्दा उठा पाएंगे? आप क्या सरकार को घेर पाएंगे? तो आप तो एक स्ट्रांग विपक्ष भी नहीं बन पाए। लेकिन मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे मान लीजिए मेरी मेरी निष्ठा किसी सरकार के प्रति हो सकती है, मेरी निष्ठा किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, मेरी निष्ठा किसी सरकार के प्रति हो सकती है, लेकिन इन सब से ऊपर मेरी सबसे ज़्यादा निष्ठा, मेरी सबसे ऊपर की निष्ठा जो है वो मेरे देश के प्रति है, मेरे राज्य के प्रति है, मेरे अपने शहर के प्रति है, मेरे अपने मोहल्ले के प्रति है। ठीक है? तो इसके लिए कौन काम करेगा? अगर मान लीजिए अगर सारा कुछ निरंकुश, जब विपक्ष ही नहीं होगा तो सरकार तो निरंकुश हो जाएगी। निरंकुश समझते होंगे कि जिस पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, वो तो जो मर्जी करेगी। तो विपक्ष का, आपको एक स्ट्रांग विपक्ष बनने के लिए आपको सही मुद्दे लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बेतुकी बातें आप मीडिया में कर रहे हैं। जनता अब होशियार हो गई है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो। देखिए, पढ़ाई, कई बार लोग कहते हैं पढ़ा लिखा ये वो फलाना चिलाना। मैं एक बार सोचता हूँ, देखिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ये बात अब मैं जो अगली बात कहने लगूँ आपको लगेगा कि मैं बात सही कह रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व है, लेकिन नेतृत्व का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, दो बातों से समझते हैं हम इसको। एक मोकामा के विधायक जो हर बार जीतते हैं, अनंत सिंह, जिनको बाहुबली भी कहा जाता है, वो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो विधायक है। तो जब कोई बात हम ये बात मैंने क्यों कहा? ये बात इसलिए कहा क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई बात कर रहा है, आपका प्रवक्ता कोई बात कर रहा है, तो जो जनता चाहे पढ़ी लिखी है चाहे अनपढ़ है, वो बात को पकड़ रही है, वो समझ रही है आपकी बात को। मैं अनंत सिंह का कई इंटरव्यू देखा, वो बड़े तरीके से, अब उनको पूछा तेजस्वी कैसे लगते हैं? बढ़िया। तेज प्रताप कैसे लगते हैं? बढ़िया। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बढ़िया। देखो, वो बंदा चाहे खुद ही कहता है मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को पढ़ा नहीं गया, लेकिन क्या स्टिक जवाब देते हैं, मतलब क्या, मतलब कि साफ सुथरी जवाब है कि भाई मुझे सब अच्छा लगता है। ये एक डिप्लोमेटिक आंसर है ना? कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो अब आप कहिएगा कि यार ये तो अनपढ़ बंदा है। तो बिहार का अनपढ़ आदमी भी सोचता है, बिहार का अनपढ़ आदमी भी आपको देख रहा है, बिहार का पढ़ा लिखा आदमी देख रहा है। और जब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई देखिए, सोचने की शक्ति हर किसी में है, लिखना कोई नहीं जानता एक अलग बात है। कोई हो सकता है लिखना ना जानता हो, अनपढ़ हो उस कैटेगरी में, लेकिन वो सोचता है, वो आपकी बातों को देखता है आपकी। और खासकर जो एक हमारा जो अनपढ़ तबका है बिहार का, वो तकरीबन तकरीबन बुजुर्ग तबका है। बुजुर्गों में ना एक बात बड़ी कॉमन चीज़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, वो आदर आदर और सत्कार के मामले में वो हर चीज़ समझता है। जैसे आरजेडी की कुछ महिला प्रवक्ताओं के बारे में मैंने बताया, वो जो बदतमीजी से बात करते हैं, तो वो बिहार का वो तबका, वो गरीब तबका, वो अनपढ़ तबका, वो जो ना लिखने योग्य तबका है, वो भी देखता है। वो कहता है यार ये तो बदतमीजी लोग हैं, ये तो अभी सरकार में नहीं है तो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, कल को सरकार में आएंगे तो कितनी बदतमीजी करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब आपके हार के कारण हैं, जिसके ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया, जिसके ऊपर आप ध्यान, अभी भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप फिर से उन्हीं बेतुकी इल्ज़ामों में पड़े हुए हैं। आपको अब 5 साल तो ये सरकार चलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिला है, आप तो कुछ नहीं कर पाएँगे उसमें। अनटिल अनलेस कि कोई प्रलय आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे इसमें? आप विपक्षी भूमिका में नहीं रह पाते। चलो 10% वोटिंग, आप सीटें आ गई तो आप विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएँगे विधानसभा में। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा दूसरा एपिसोड है, इसके ऊपर मैं फिर से विश्लेषण करके फिर तीसरे एपिसोड, चौथे एपिसोड, जितना मेरा ज्ञान है, जितना मैं बता पाऊँगा मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, एक स्ट्रॉन्ग, कम से कम सरकार में नहीं आ पाए तो कम से कम एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष तो बनते, मजबूत विपक्ष तो आते। विपक्ष भी नहीं बन पाए आप, एक मजबूत विपक्ष भी नहीं दे पाए आप राज्य को। तो फिर आप एक मजबूत सरकार कैसे दे पाते? तो अपने प्रवक्ताओं से भी आप उनको सिखाएँ, उनको तहज़ीब सिखाएँ कि जब वो डिबेट में जाएँ, नेशनल टीवी पे बात करें, तो ऐसी बात ना करें जिससे कि जो लोगों के, कॉमन लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हों। मैं ही देखता था, तो मुझे भी लगता था यार ये क्या बात कर रही है, बेतुकी बातें कर रही है, हर चीज़ में एक ही प्रोपेगेंडा घूमता रहता है, अगड़ा पिछड़ा, वो अगड़ा, वो पिछड़ा, वो पिछड़ा, वो अगड़ा, मैं अगड़ी, वो पिछड़ी, वो। तो यार इससे बात नहीं बनती। अब वो समय नहीं रह गया कि आप खाली अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़ा लेंगे तो हो जाएगा, वो खत्म हो गया है। आपका एम वाई समीकरण अभी भी मुस्लिम यादव है। आपके ही एम वाई समीकरण को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया युवा और महिलाओं में।
आपके ही समीकरण पे उन्होंने खेल लिया इस बार। तो कहने का भाव ये है कि आप मुद्दा आप बनाते हो, इन कैश वो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो मुद्दा बनाते भी हो ना, वो मुद्दा ऐसा बना लेते हो जिसका कोई सिर पैर ही नहीं होता। आप पॉइंट तो ठीक पकड़ते हो, लेकिन उस पॉइंट को समय के साथ आप चेंज नहीं कर रहे हो। आप पुराने एमवाई मतलब मुस्लिम यादव ही चला रहे हो। उन्होंने मुस्लिम युवा और महिला बना दिया उसका। देखो महिलाओं ने कितना ज़बरदस्त वोटिंग किया और महिलाओं ने कितनी ज़बरदस्त इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा काम महिलाओं ने किया बीजेपी के लिए। कैसे? मैं देख रहा था बिहारी भाषा में जो बात कर रही थी वहाँ की महिलाएं, वो कह रही थी अ, आपको पैसा आया 10,000 का? तो नहीं अभी तो नहीं आया। मुझे तो आ गया, आपको भी आ जाएगा, इलेक्शन के बाद आ जाएगा। अब उस दूसरी जिसको नहीं आया था उस लेडी को लगा, जिसको आया था उसने 4 लेडी से बात किया। अगर उन 3 को अगर नहीं आया, चारों को नहीं भी, 3 में से 4 में से 2 को आया था, 2 को नहीं आया था, तो उस 2 ने सोचा कि अगर सरकार यहीं आती है तो हमें 10,000 आ जाएगा, और अगर सरकार बदल गई तो इनको तो आ चुके, मुझे नहीं आएंगे। तो उन लोगों ने बीजेपी के फेवर में वोट कर दिया होगा। जो मैं मेरा सोचना ऐसा है, मैं सोच पा रहा हूँ ऐसा जो, ठीक है। तो कहीं इसमें कोई एसआईआर का रोल नहीं है आपके हार के पीछे। हाँ, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप देखो कि ये कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये पैसे बाँटे गए थे या पहले बाँटे गए थे। ये सब आप लोगों के पास इतने सारे मतलब सोर्सेज़ होते हैं जहाँ से आप लोग निकलवा सकते हो। मैं तो इतना कोई पावरफुल आदमी नहीं हूँ तो मैं कर सकूँ। लेकिन ये विपक्ष को ये चीज़ देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी है। आप खाली एक ही गाना गाते रहते हो, अगड़ा, पिछड़ा, मुस्लिम, यादव, फलना-चिलना, यार ऐसे नहीं होता। इलेक्शन आप लोग इतने पुरानी पार्टी के हो, रीजनल लेवल पे लालू यादव जी ने 15 साल राज किया बिहार पे, ठीक है? तो इतने इमैच्योर तो आप हो नहीं। थोड़ा-सा आप सोचो, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी पार्टी। अगर वो पार्टी, अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़ देख रहा जिसमें कि ये राहुल गांधी की 93rd हार है ये, डिफीट है ये। अब सोचो 93 बार हारने के बावजूद, अब मैंने एक प्रशांत किशोर जी बड़े पढ़े लिखे आदमी, उनका एक भाषण देख रहा था कि अगर राहुल गांधी जी इतनी बार हारने के बावजूद भी मजबूती से खड़े हैं, अगर मोदी जी एक बार हार जाएं तो उनको कोई पूछेगा नहीं। अरे यार इतनी बार हार जाएं तो ये कोई अचीवमेंट थोड़ी ना है। मजबूती से कहाँ खड़े हैं, मजबूती से क्या खड़े हैं। लोग क्या कहते हैं कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं वहाँ वहाँ मोदी जी जाते हैं। इस बिहार इलेक्शन में भी राहुल गांधी तकरीबन 180 के करीब सभाएं की, और वहाँ पे 180 मतलब सीट पर सभाएं की, और वहाँ पे 166 पे एनडीए की सरकार, एनडीए जीत गई। मतलब क्योंकि आपका प्रचार करने का तरीका ही गलत है। आप प्रचार ही गलत है कि गलत मुद्दों पे कर रहे हैं। आपका समीकरण ही गलत है। आप समीकरण कुछ अलग ही बनाए जा रहे हैं, अलग ही दुनिया में जी रहे हैं आप लोग। जहाँ जिस मुद्दे पे सरकार को घेरना, उस मुद्दे पे आप घेर नहीं रहे हैं, इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। आपकी प्रवक्ताएँ जो लाइव डिबेट्स में आती हैं, वो एकदम से बकवास बात कर जाती हैं। उनको मतलब बात करने का इतना तरीका है ना, उनका लहज़ा है। जो मैंने बताया कि बिहार का अमीर, गरीब, पढ़ा-लिखा, अनपढ़ तबका सब कुछ नोट करता है। वो देखता है यार ये, जैसे अभी किसी ने बोल दिया कि भाई कट्टे वाली क्या बात है एग्ज़ैक्ट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि आरजेडी की सरकार आएगी तो कट्टा लेके चलेंगे, अभी तो डंडा लेके उठाए हैं, कट्टा उठाएँगे किसी ने बोला। आपको इस बात को आगे कंडेम करना चाहिए था। जिस किसी ने बोला है वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं है। अगर आपकी पार्टी का बंदा था तो उसको एक्सपेल करते आप, उसको बाहर निकालते हो, सामने से माफ़ी मँगवाते उससे। या फिर आप उससे ये कहते कि यार अगर आपकी पार्टी का बंदा नहीं था, किसी ने आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया तो आप उसको बोलते। आपने इसके ऊपर बात ही नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आपके हार के कारण रहे हैं, ना कि एसआईआर, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम। ठीक है? लोगों को लगा मोदी जी ने ये बात को उठा लिया। जहाँ से उनको ये बात पता लगी उन्होंने उठा दिया ये बात कि कट्टा की सरकार या गमछा की सरकार, है ना? तो लोगों ने कहा गमछे वाली सरकार तो ठीक है, कट्टे वाली सरकार तो फिर खराब हो गई फिर। आपके पुराने तेजस्वी जी चाहते भी होंगे कि पुरानी इमेज जो है उनकी पार्टी की लोगों के मन में, अपहरण वाला, गुंडा राज वाला, वो निकले, जंगल राज वाला, लेकिन वो निकल ही नहीं पाएँगे। कारण क्या है? आप जो समीकरण बनाएँगे, जो आपके अति उत्साही सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो अति उत्साही हो जाते हैं इलेक्शन से पहले ही। अरे भाई, आपको ये बात पे आपने कितनी बार कंडेम किया कि यार ये मेरी पार्टी का बंदा नहीं है, या अगर इसने ये बात कही है तो मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये हमारी सरकार आएगी तो कट्टा राज या जंगल राज नहीं होगा, सुशासन होगा। नीतीश बाबू से बढ़िया सुशासन हम देंगे आपको। जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई सुशासन में, जो कमियाँ रह गई नीतीश बाबू में, हम वो पूरी करेंगे। हम रोज़गार लाएँगे। हम इस तरी हमारे पास ये रोड मैप है रोज़गार लाने का। ये तरीका है युवाओं को पलायन से रोकने का। आपने वो बात नहीं की। अब पलायन और बेरोजगारी की बात आई है तो इसके ऊपर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
धन्यवाद।